हाय। तो अगर आपने HRM 11 देखा तो ये स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात हो रही थी और अब यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशनल्स की बात होगी। जो की डिफरेंसेस हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो HRM 12 क्या कहता है? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग द नर्सिंग प्रोफेशनल्स परमिटेड टू प्रोवाइड पेशेंट केयर विदाउट सुपरविजन। सेम, अगर यहाँ पे नर्सिंग की जगह मेडिकल प्रोफेशन डाल देंगे तो ये HRM 11 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कोर क्या है? कोर ए, नर्सिंग स्टाफ permitted by law, regulation and the organization to provide patient care without supervision are identified। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे सिंपल चीज क्या है, कौन नर्सिंग स्टाफ कहलाएगा हॉस्पिटल में? तो NABH के हिसाब से वो GNM या BSc नर्सिंग हो सकता है जिसका रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कई लोग स्टूडेंट्स को और इंटर्न्स को जॉब में रख लेते हैं और NABH में दिखाने की कोशिश करते हैं। आप एक बात समझिए, आपको ने ड्राइविंग स्कूल में कार चलाना सीख लिया लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो फिर आप उतने ही अनक्वालिफाइड हैं RTO की नज़र में जितना कोई एक नौसिखिया जिसने जो ड्राइविंग स्कूल नहीं गया है। वही हाल यहाँ पे है। आपने GNM की पढ़ाई कर ली, BSc की पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, दैट मीन्स आपके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है। आप एकदम वैसे ही हैं जैसे कोई झोला छाप व्यक्ति जो अपने आप को नर्स कहेगा। तो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन लेना बहुत 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 ज़रूरी है, और वो भी उस स्टेट में जहां आप जॉब करने जा रहे हैं। कौन नर्स नहीं कहलाएगा? एक फार्मासिस्ट जिसको कोई एम्प्लॉय कर ले हॉस्पिटल, एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एक कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, एक ANM। ANM इज आया। ये सारी क्वालिफिकेशन नर्सिंग स्टाफ नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइड GNM, क्वालिफाइड BSc और साथ में जिनका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ वही क्वालिफाइड नर्सेज हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या आइडेंटिफाई करता है कि कौन व्यक्ति विदाउट सुपरविजन पेशेंट केयर दे सकता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है। अभी हम लोग आगे आएंगे कि और ये कैसे होना है। रेफरेंस NABH ने दिया है कि आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट को रेफर कर सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं दिया, मैंने इस एक्ट को पढ़ा है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ जहाँ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की बात आती है तो क्वालिफिकेशन तो हो गई जी आपकी GNM और BSc नर्सिंग। ट्रेनिंग की बात आती है कि क्या आपने ACLS या BLS की ट्रेनिंग ली है, क्या आपने NALS या PALS की ट्रेनिंग ली है, क्या आपने ट्रॉमा की ट्रेनिंग ली है क्योंकि आप इमरजेंसी में काम करने वाले हैं, या आपने इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की ट्रेनिंग ली है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग की, जिससे आप ICN बन सकें, या आपने नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ पढ़ाई करी है, तो आप नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए शायद ये ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ICN बनने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल की पढ़ाई करना ज़रूरी है। थैंकफुली अभी तक NABH ने ये क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया कि क्या क्या सिलेबस कवर करना चाहिए, कितने समय का या कितना कोर्स इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को पढ़ना चाहिए। तो आप डिफाइन कर सकते हैं उसे, लेकिन यहां पे ट्रेनिंग की बात आ रही है। कमिटमेंट बी, द एजुकेशन रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द आइडेंटिफाइड नर्सिंग प्रोफेशनल, सॉरी यार नर्सिंग होगा मेडिकल नहीं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड अपडेटेड पीरियोडिकली। तो यहाँ क्या हो रहा है? अपडेट्स आर डन आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल और क्वालिफिकेशन, जो पहले भी था। ऑल रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड मेंटेन्ड। तो लेट से कोई GNM नर्स था, उसने ICN की ट्रेनिंग ले ली, आप उसकी फाइल में वो ट्रेनिंग अपडेट करेंगे। कोई GNM नर्स था जिसने ACLS की ट्रेनिंग ले ली, आप वो अपडेट करेंगे उसकी फाइल में। C, the information about nursing staff are appropriately verified when possible। तो when possible का मतलब 100%, verify when का भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। वेरीफाई द क्रेडेंशियल। अब देखिए, अगर कोई एक फ्रेशर है तो आपको उसके कॉलेज से भी पता लगाना है, एक्सपीरियंस्ड है तो पिछले वाले इंस्टीट्यूशन से पता लगाना है, उसकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करना है। लेकिन साथ ही साथ कई सारे नर्सिंग काउंसिल वेरिफिकेशन प्रोवाइड इतने इजीली नहीं करते।
कुछ लोग तो ऑनलाइन ही देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और आप जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए नर्सिंग का, आपको मिल जाएगी वेब कॉपी उनके रजिस्ट्रेशन की। हाँ, फला फला व्यक्ति ने जीएनएम किया है, इस कॉलेज से किया है और ये रजिस्टर्ड है। ये इजी है, हो गया। कुछ नर्सिंग काउंसिल इंडिया में है जो ऑन पेड बेसिस ये काम करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करती। कुछ नर्सिंग काउंसिल हैं जिनका ये ऑनलाइन प्रोसीजर ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा। अब बाई पोस्ट आपने भेजा लेकिन उनका कोई जवाब ही नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से दिखाना है कि आपने बेस्ट एफर्ट ट्राई किया है। बेस्ट एफर्ट ट्राई करने का क्या मतलब? पहली चीज, जितनी नर्सें हैं उनका आपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन की कॉपी नर्सिंग काउंसिल को भेजी। उसको भेजने का कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड उन पर्टिकुलर स्टाफ की फाइल में फोटोकॉपी करके लगा दिया। 1 या 2 महीने बाद आपने वापस वही कॉपी भेजी और फिर से रिकॉर्ड लगा लिया। ऐसा आपको कम से कम 3 बार करना है, टू शो दैट यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट। और ये बाई पोस्ट भेजना है और उसको भेजने का रिकॉर्ड रखना है, यानी अगर पोस्ट ऑफिस से भेजा है तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट की कॉपी, एक भेजने की फीस पे करने की कॉपी उनकी फाइल में लगाना है कि आपने ट्राई किया है। आपके ट्राई करने के बावजूद काउंसिल ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। क्लियर? डी, nursing staff are granted privilege in consonance with their qualification, training, experience and registration. Now again, यहाँ पे एग्जाम्पल ही नर्सिंग काउंसिल ने आईसीएन का दे दिया, यानी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग का। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहूँगा, एक नर्स जो आती है आपके यहाँ जीएनएम या बीएससी, हो सकता है वो वार्ड में काम करने के लिए बड़ी एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसे नियोनेट्स में एक्सपीरियंस नहीं हो, आईसीयू में सेंट्रल लाइन केयर, वैप केयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप उसे वार्ड में ही पोस्ट करेंगे, तो आप उसके प्रिविलेज ऐसे ही देंगे कि कैन वर्क इन वार्ड, डू मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कैन मॉनिटर पेशेंट आफ्टर ब्लड, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कैन असिस्ट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सब हो गए, लेकिन आप ये नहीं देंगे कैन डू सेंट्रल लाइन और कैन मेंटेन सेंट्रल लाइन इंडिपेंडेंटली, कैन केयर फॉर सेंट्रल लाइन इंडिपेंडेंटली। ये प्रिविलेज में होंगे। नर्स टिक करेगी कि हाँ मुझे ये प्रिविलेज चाहिए, मुझे ये आता है। ऑब्वियसली वार्ड नर्स से आईसीयू नर्स की सैलरी ज़्यादा होती है, तो अगर ये नर्स क्लेम करती है कि मेरे को वैप केयर आता है, यानी वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया की केयर आती है, प्रिवेंशन बंडल्स आते हैं, तो उसे टिक करना पड़ेगा उस समय, और वो टिक करने के लिए पहले नर्स की प्रिविलेज शीट में ये मेंशन होना चाहिए। तो आप नर्स की जो प्रिविलेज शीट में बनाएंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जनरल नर्सिंग के क्या क्राइटेरिया हैं, एनआईसीयू नर्सिंग के क्या क्राइटेरिया हैं, आपके आईसीयू नर्सिंग के क्या क्राइटेरिया हैं, ओटी नर्सिंग के क्या क्राइटेरिया हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग के क्या क्राइटेरिया है। फिर आप उस नर्स को टिक करने दो। अगर वो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग में टिक करती है तो आप उससे पूछो कि भाई आपके पास क्या सर्टिफिकेट है किसी ट्रेनिंग का? वो बोलती है नहीं सर, ट्रेनिंग का कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है। यू कैन कंसिडर हर। आप उन्हें इंटरनल ट्रेनिंग दे सकते हो बिकॉज इट इज अलाउड। ठीक, हो सकता है उस नर्स ने पहले से ही ACLS सर्टिफिकेशन ले रखा हो AHA से। रेयर टू फाइंड, बहुत मुश्किल से ऐसी नर्सें मिलती हैं। तो सर्टेनली अगर आप एक जनरल नर्स को 17,000, 18,000, 20,000 में हायर कर रहे हो, जो भी आपके यहाँ शहर या स्टेट में पे स्केल हो, तो शायद आप उसको 1 या 2,000 एक्स्ट्रा दे दो एज एन इनकरेजमेंट, बिकॉज वो आपकी ACLS टीम का हिस्सा बन सकती है। और जैसा मेडिकल प्रोफेशनल में था, प्रिविलेजेस शैल बी रिव्यूड एवरी ईयर, क्योंकि हो सकता है 1 साल में उस नर्स ने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग एक्वायर करी हो, एंड उसे प्रिविलेज शीट को रिवाइज करना है इफ नेसेसरी। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई, द रिक्विजिट सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय द नर्सिंग स्टाफ आर नोन टू कंसर्न डिपार्टमेंट। तो भाई नर्स क्या क्या कर सकती है वो उसके सुपरवाइजर को बताओ, उस डिपार्टमेंट को बताओ, बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट को बताओ। अगेन, इट कैन बी डन बाय व्हाट्सएप, it can be done by email, it can be done by internal office notes और internal office communication sheets। लेकिन जो भी करें उसका रिटन रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, प्रिंट आउट जरूर रखें कि आपने ये किया है और उसकी फाइल में ही लगा दें। लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, कमिटमेंट एफ, नर्सिंग प्रोफेशनल्स केयर फॉर पेशेंट एज पर देयर प्रिविलेजिंग। सेम थिंग कि कौन अंडर सुपरविजन काम करेगा। जैसे न्यू स्टाफ मेंबर आया, अंडर सुपरविजन आपने लगाया, तो चेक कि क्या क्या कर सकता है। जस्ट प्रिविलेजिंग मांगने और इंटरव्यू से नहीं होता, एक्चुअली क्या कर सकता है। तो पहले आपने सुपरविजन में कराया,
फिर आपने देखा कर सकता है तो आपने उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया, बीच बीच में रिव्यू कर लिया और ये ध्यान दिया कि जो स्टाफ जिस काम के लिए ऑथराइज्ड है वही करे। यानी वार्ड नर्स आईसीयू में ना जाए, आईसीयू नर्स वार्ड में आ सकती है बिकॉज जनरल केयर आता है, लेकिन वार्ड नर्स आईसीयू में नहीं जा सकती। वार्ड नर्स आईसीएन का काम कर सकती है अगर आपने उसे पहले ट्रेनिंग दे दी है। एक आईसीएन वार्ड नर्स का काम कर सकती है बिकॉज वो जीएनएम भी है, वार्ड में केयर कर सकती है और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग की भी ट्रेनिंग है। आई होप ये आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। बड़ी जल्दी मैंने खत्म किया बिकॉज हमें अभी एक और ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड खत्म करना है, दैट इज रिलेटेड टू पैराक्लिनिकल्स। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर कोई डाउट, कंफ्यूजन, सजेशन या मैंने कुछ अगर गलत बोल दिया हो, प्लीज डू कमेंट एंड करेक्ट मी। थैंक यू।